और ये चीज़ वंस एंड फॉर ऑल सेटल होनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया। DGISI आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों के हवाले से उनकी गिरफ्तारी की गई है। एक तो टॉप सिटी का केस है, दूसरा उनकी पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्मी एक्ट की वायलेशंस की थी जो इस्टेब्लिश्ड हैं। आपके ख्याल में ये जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है, फॉर्मर DGISI, मेरे इल्म में नहीं है कि कभी किसी DGISI को कोर्ट मार्शल से गुजरना पड़े, ये किस तरीके से आगे चलेगी और इन चार्जेस को कैसे साबित किया जाएगा? देखिए, चाहे हम लोग जो समझें, लेकिन ये फौज का जो अपना सिस्टम होता है अकाउंटेबिलिटी का, और ख़ास तौर से जिनके कोर्ट मार्शल्स होते हैं, मुझे तो इसका एहसास मालूम है, इसके मुताबिक इल्म है कि क्या होता है कोर्ट मार्शल्स में। वो बड़ा फेयर होता है और उसमें पूरी उनको एडवांटेज होते हैं, वो डिफेंस के, वो बल्कि दूसरे लॉयर्स को, बाहर से वकीलों को बुला करके भी वो अपने आप को डिफेंड करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो टाइमिंग की बात है। देखिए, अभी तक जो हम सुनते आए हैं, पता नहीं वो सही है कि गलत है, शुरू से कि फैज़ हमीद साहब की बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो हमेशा उनको सपोर्ट करते थे और उनको चीज़ें बताया करते थे, इन्फॉर्म करते थे। कहाँ तक वो सही है गलत वो तो हमें पता नहीं, लेकिन बासूरत ये इंफॉर्मेशन थी। और फिर हमने ये देखा कि जब उनको अपनी जॉब से हटाया गया तो उस वक्त भी बड़ा शोर शराबा मचा था, और उसके बाद आर्मी के साथ रिलेशनशिप इमरान खान साहब की ख़राब हो गई और फिर बहुत सी बातें हुई और जिसके बाद में इवेंचुअली नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह हो गई। अब उसमें इन्वॉल्वमेंट तो यकीनन था किसी तरीके से। अब जहाँ तक DGISI हैं, वो उनका जितने DGISI हमारे यहाँ हैं, सिवाय एक दो के, सब की कुछ न कुछ जो सियासी इन्वॉल्वमेंट तो रही है, क्योंकि उन पे डिपेंड करती थी गवर्नमेंट हमेशा इंफॉर्मेशन के लिए, तो इस वजह से उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। इस लिहाज से अब किसी की बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। जैसे शाइक उस्मानी साहब, खाली इन्फॉर्मेशन अगर प्राइम मिनिस्टर ले तो वो तो फिर भी काबिल कबूल है कि DGISI ये प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस है वो ISI से लिया जाता है। मुख्तलिफ हुकूमतों ने, वो कोई अनहोनी नहीं है। इमरान खान 4 साल जिस तरीके से हुकूमत करते रहे, या नून लीग का जो दौरे हुकूमत था 2013 से 18, उनके साथ जो कुछ हुआ उसके अंदर भी क्या रोल था हमारे इदारों का, या अभी भी मौजूदा हुकूमत को किस तरीके से सपोर्ट मिल रही है, तो हर दौर में आपको उनका एक रोल नज़र आता है, विच इज़ आई थिंक बियॉन्ड देयर स्टेटेड मैंडेट उनका ये नहीं है जो काम हमारी हुकूमतें उनसे दरख्वास्त करती हैं। नहीं, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि जो DGISI है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है, और सर ड्यूअल रिपोर्टिंग होती है, आर्मी चीफ को भी रिपोर्ट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर को वो इनडायरेक्टली करता है, लेकिन ही इज एम्प्लॉयड बाय। आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उन्होंने शम्स कल्लू को DGISI बनाया था और आर्मी की मर्जी के खिलाफ बनाया था, और वो एक रिटायर्ड ऑफिसर को उन्होंने बना करके बनाया था। तो ये इसेंशली टेक्निकली अपॉइंटमेंट ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है और प्राइम मिनिस्टर को वो रिपोर्ट करता है डेफिनेटली, लेकिन सियासी चीज़ें से दूर रहता है। लेकिन आमतौर से इनडायरेक्टली हमारे यहाँ तो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसमें इन्वॉल्व हो गए, वो कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए। और अब जबकि उसके बाद ये 9 मई और दूसरी चीज़ें शायद सामने आ गई, तो इसकी वजह से अब लोगों को शुबात पैदा हुए कि शायद इनकी इन्वॉल्वमेंट और भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि उन्होंने किस शिप की, आर्मी एक्ट किस शिप की खिलाफ वर्जी की है, ये अभी तक नहीं बताया गया। ये तो अभी चार्ज जो थे उनके खिलाफ वो सामने नहीं आए, तो अब वो बाद में पता चलेगा कि किस वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। क्या ये जो कार्रवाई जो स्टेट एजेंट है, जो स्टेट किसी जो चार्जेस फ्रेम करेंगे, तो फिर उसके ऊपर आपके कहना यह है कि फिर ज़्यादा राय दी जा सकती। आज के प्रोग्राम में हमारा मेन फोकस तो जनरल फैज़ के हवाले से ख़बरों के ऊपर रहेगा। जनरल फैज़ को ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि फ़ौज ने अपनी कस्टडी में ले लिया है 2 इल्ज़ामात जिनका उस प्रेस स्टेटमेंट के अंदर तज़किरा है। उसमें एक तो टॉप सिटी मंसूबे के हवाले से है, जिसमें इरेगुलरिटीज़ की जो भी कहानी थी, लेकिन उस फैमिली का मेन चार्जशीट ये थी कि जनरल फैज़ की माँ के ऊपर, उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया, उनको घर से ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया, उनकी जायदाद ज़मीन अपने नाम लिखवाने की कोशिश की गई। ये लेकिन इस खबर का एक हिस्सा है। इसी स्टेटमेंट का जो दूसरा हिस्सा, जो सेकंड लाइन है उसकी, वो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिव पार्ट या पावरफुल लाइन वो है। वो ये लाइन कहती है कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ उनकी रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहीं और ये साबित शुदा, एस्टैब्लिश, दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, वो साबित हो चुकी हैं।
ये जो पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन इस्टेब्लिश होती हैं, ये आम क्यास रही और जो तज़किरा किया जाता है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद जो उनके पोलिटिकल लिंकेजेस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या जो दीगर वाक़यात होते हैं, उसमें कई वाक़यात का तज़किरा आता है जिसमें बाज़ जो एनालिस्ट हैं उसको 9 मई के वाक़यात के साथ भी जोड़ते हैं, या बाज़ ऐसी चीज़ें जिसमें कहा जाता है, कुछ गेस्ट ने भी हमारे गुज़श्ता रोज़ इशारे कराए किए कि इंसाइटमेंट आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं उनके हवाले से अगर कुछ ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिसमें उनके साथ ताल्लुक़ या नाता जोड़ा जाता है तो वो वायलेशन है। ऑफिशियली इसके ऊपर अभी तक फ़ौज की जानब से कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से वाबस्ता हैं या तज्ज़िया कार हैं, उनकी ये राय है कि ये 2-3 इशूज़ जो हैं उनके लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। जो आज हम प्रोग्राम में हमारे साथ शख्सियात हैं उनसे ये दोनों सवाल पूछेंगे और पूछेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जब चैप्टर खुलेगा तो इसकी लपेट में कौन कौन आएगा और ये सारी जंग जो है हमें किस तरफ को लेकर जाएगी। हमारे साथ शुक्र है आज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा हैं PMLN से, और इसके अलावा बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बैरिस्टर साहब, पहले तो आप एक बात बता दें, आपका और जनरल फैज़ का, तहरीक इंसाफ का और जनरल फैज़ का आपस में क्या ताल्लुक़ है? आज वो खान साहब ने दोबारा से रिटरेट भी किया, एक प्रोफेशनल ताल्लुक। देखिए ना, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होता है, उसको डिफरेंट एजेंसीज रिपोर्ट कर रही होती है, एक नहीं मुतअद्दिद, MI हो जाए, ISI हो जाए, उसके अलावा दीगर एजेंसीज, और हर जगह से रिपोर्टिंग आ रही होती। तो वो एक प्रोफेशनल ताल्लुक ज़रूर रहा है, इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर होती रही, ठीक है ना, चीज़ें मिलती रही, जितनी भी हाई लेवल की मीटिंग्स हो, ज़ाहिर बात है हमारा एक लिंकेज रहता है ओवरऑल, मगर उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं। और बल्कि जिस तरह की बात हुई, इसके बाद खान साहब ने ये भी कहा कि ये तो बड़ा अच्छा है, एक अच्छा मौका है, अगर इस तरह से कर रहे हैं तो इसे डीपर आप प्रोब कर सकते हैं। जो तहरीक इंसाफ ने डे 1 से जुडिशल कमीशन का एक कहा था, इस चीज़ पे तो प्रॉपरली इंक्वायर करें, सारा कुछ थ्रैश आउट करें। आज भी तहरीक इंसाफ वॉलंटियर करें। आज आपकी इमरान खान से मुलाकात नहीं, आज मेरी कल हुई थी जी। तो आपको ये बात कैसे पता चली कि इमरान आज जो लॉयर्स मिले, जो मिले उन्होंने आपको कन्वे किया? हाँ जी, तो आज भी तो इस चीज़ को थ्रैश आउट किया जा सकता है, इसमें लेकिन बहुत सारे लोग आपके वो माजी के जो ताल्लुकात की नोयत थी ना, उस वजह से पोस्ट रिटायरमेंट भी उनका आपसे ताल्लुक जोड़ते हैं। लाइक इमरान खान के कई बयानात हैं कि वो जब बंदे इकट्ठे नहीं थे होते बजट के मौके पर या वोटिंग के मौके पर, इवन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब इमरान ने ऐलान किया था सेनेट इलेक्शंस के बाद, तो बंदे पूरे नहीं थे हो रहे, तो बंदे ISI ने इकट्ठे करके दिए थे। देखें, तो इसी तरह का ताल्लुक जो है, अगर हुकूमत जब गिरी भी है इमरान खान साहब की, तो उसमें भी देख लें ताल्लुक, उस वक्त ISI थे नहीं। सिंध हाउस में बंदे किसने इकट्ठे कराए, सारे मामला खान साहब इसमें क्लैरिटी के साथ कहते रहे। अगर देखें डोनाल्ड लू का लेटर किसके लिए था, वो उस वक्त का इमरान खान साहब के लिए नहीं था, वो तो डायरेक्ट जनरल बाजवा के लिए था, ठीक है ना। तो और वो इसी तरह से उसी तनाजुर में लिया कि पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वो जो बंदे पहले पूरे करता था वो कौन करता था? जनरल फैज करता था? देखिए, ये तो आपने कहा ना, मैं कहा इस चीज नहीं, इमरान के बयान, मैं नहीं कह रहा, ये खुद इमरान खान के बयान। नहीं, देखें पॉलिटिकल फोर्सेस के इर्द गिर्द ही बंदे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। ओवरऑल कुछ मनूवरिंग पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री ये रही है, ये इंटरफेरेंस से भरी हुई है, ये आज की नहीं हो रही। अगर आज हो रही है, इससे पहले भी हो रही है। लेकिन मेरा सवाल ये तो आप उसकी तारीख में चले गए, मेरा सवाल ये है कि अगर DGISI आपको पहले बंदे पूरे करके देते थे बजट के लिए या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, तो पोस्ट रिटायरमेंट तो वो ज़्यादा आज़ादी के साथ आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नहीं, मैंने ये आप खान साहब के किस बयान से लिंक कर रहे हैं? मैंने नहीं खान साहब से ऐसी बात सुनी कि भाई खान साहब ने कहा हो कि हमें वो बंदे पूरे करके देते थे। देखें, हमें तो वीकर पोजीशन, ये इमरान खान के रिकॉर्ड के ऊपर बयान। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया, बाद में शेयर कर लेंगे, मगर जो मेरी क्लैरिटी है इस चीज़ पे कि देखें हमारे इदारों की इन्वॉल्वमेंट रही है और डेमोक्रेसी पनपी नहीं है, इसी वजह से। बराह रास्त सवाल पूछना आपसे, 9 मई के वाक़यात में कई मुशावरत शामिल थी जनरल फैज़ या किसी रिटायर्ड? देखिए, 9 मई को तो क्लैरिटी के साथ PTI कह रही है कि वो ब्लैक स्वान इवेंट है। 25 मई पे जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ वो लार्जर स्केल में 9 मई पे किया गया और उसकी विक्टिम तहरीक इंसाफ है, और इसीलिए ओपनली हर फोरम पे तहरीक इंसाफ कह रही है कि उसको इंक्वायर। इमरान खान ये डिनाई नहीं करते कि मैंने 9 मई को एहतजाज की कॉल दी, वो कहते हैं मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। 9 मई को तो वो कॉल दे ही नहीं सकते थे, वो ऑलरेडी वो कहते हैं ना कि अगर मुझे पकड़ा गया तो मैंने कहा था तो एहतजाज करना है, पुरअमन करना है, और वो तो कहते हैं एहतजाज करना है, और ये भी कहते हैं कि GSQ के बाहर करना है। लीडर पकड़ा जाए तो रिएक्शन होगा। बेनज़ीर की असैसिनेशन हुई तो रिएक्शन था, पब्लिक निकली थी। इमरान एक से ज़्यादा मौके के ऊपर पिछले 10 दिनों में रिपीटेडली स्टेटमेंट को दोहरा रहे हैं कि ये मैंने कहा था कि अगर मुझे पकड़ लिया जाए तो जो पकड़ेंगे फौजी इदारे उनके बाहर ही एहतजाज करना है, GHQ के बाहर भी करना है, लेकिन पुरअमन करना है, ये वो कंडीशनल कहते हैं। मगर तो क्या ये मशवरे में किसी जगह पे कुछ शामिल था? कैसे हो सकते हैं? देखें, उसकी कोई चीज़ है, बल्कि आज तो इससे देखें मौका है, ठीक है। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में उन्हें पकड़ते हैं तो बेहतर है कि उस चीज़ को जुडिशली प्रोब करा लें। हम तो हर तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो।